हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। 2.3 स्टार्ट्स। Nervous system is a complex structure. It controls all our activities and functions as a whole in an integrated manner. Given below is the flow chart of human nervous system. तो आपको इससे पहले की वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं कि नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है, न्यूरॉन को यूनिट कहते हैं और वो कितने टाइप्स में बटा हुआ है। ये सब बहुत ही अच्छे से डीपली में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो देखें, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो नर्वस सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। It controls all activities and functions as a whole integrated manner. ये हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स को एक्टिविटीज करवाता है, कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। ठीक है। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स है। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स दो टाइप्स में बटे हुए हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी टू पार्ट्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के भी टू पार्ट्स, क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी टू पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सब के जितने भी टाइप्स हैं, ये इसको बहुत ही अच्छे से डीपली में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। कहीं ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स, एग्जाम्पल दैट्स मीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? एक ब्रेन एंड दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। इट रन्स फ्रॉम सर्विस टू एंड ऑफ वेस्ट। It is filled with fluid which is covered with meninges. It has 31 division. It has 31 division from which pairs of spinal nerves come out at regular intervals. It is a good conductor of nerve impulses. All the sensory information from various parts of body are received here and then sent to higher parts of the brain. All motor information from brain falls into the spinal cord and then sent to different parts of body for action. Besides this, the spinal cord also functions as center of reflex action. Given its importance, it is called the automatic machine. तो इस बोल रहा है कि ये जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे नीचे पीठ के जो होता है बैक साइड, वहाँ के नीचे तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है। रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, वो किस चीज़ से भरा रहता है? फ्लूइड से भरा रहता है, विच इज़ कवर्ड। और वो किस चीज़ से कवर रहता है? मेनिंजेस से कवर रहता है। इट हैज़ 31 डिवीज़न है फ्रॉम विच पेयर्स स्पाइनल नर्व्स कम आउट रेगुलर इंटरवल्स। 31 डिवीज़न है स्पाइनल नर्व्स का। और ये क्या है? एक गुड कंडक्टर नर्व इम्पल्स है। गुड कंडक्टर नर्व इम्पल्स मतलब एक अच्छा कंडक्टर है, मतलब उससे हमारा जो है मैसेज उसके थ्रू आता जाता है, अच्छे से सप्लाई होता है मैसेज, इसलिए इसको हम लोग गुड कंडक्टर नर्व इम्पल्स कहते हैं। ऑल द सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी रिसीव्ड एंड देन सेंट टू हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। हमारे बॉडी का जितना भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, हर अलग अलग पार्ट से क्या करता है, ये बॉडी के हर एक पार्ट से रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन और देन सेंड टू, कहाँ सेंड कर देता है? हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के हायर पार्ट्स में सेंड कर देता है। तो ऑल मोटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन फर्स्ट इंटर स्पाइनल कॉर्ड। सारे मोटर इन्फॉर्मेशन ब्रेन से, सारा मोटर इन्फॉर्मेशन क्या करता है? फर्स्ट कहाँ इंटर करता है? स्पाइनल कॉर्ड से इंटर करता है, फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में शेयर कर देता है, सेंड कर देता है।
मतलब ब्रेन से मोटर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट कहाँ जाता है, पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाता है फ्रेंड्स, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, देन वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर वो बॉडी के हर एक पार्ट को सेंड कर देगा। बिसाइड दिस द स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो और फंक्शन एज सेंटर ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसका जो ये सारा काम होता है, ये इसके इम्पोर्टेंस जो हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक मशीन। ये खुद ब खुद काम करता है, मतलब ऑटोमेटिक मशीन है ये, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन इज लोकेटेड इन द बोनी स्कल, विद इन द स्कल द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। ब्रेन क्या है, एक बोनी स्कल में लोकेटेड, मतलब हड्डियों के बीच में मतलब हड्डियों में है ये ब्रेन। हड्डी की खोपड़ी में होता है ना, उसमें स्कल। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड मेनिंजेस। हमारा ब्रेन जो है 3 टाइप्स के टिश्यू से प्रोटेक्ट में रहता है, ब्रेन बहुत ही हिफाजत में रहता है, प्रोटेक्ट में, उसको हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड दूरा मैटर एंड इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड पिया मैटर। मतलब बाहर के लेयर को हम लोग दूरा मैटर कहते हैं और अंदर के लेयर को पिया मैटर कहते हैं। बिटवीन दिस 2 लेयर्स इज अ सॉफ्ट मेम्ब्रेन कॉल्ड एरकोनाइड। और ये दोनों के बीच में जो एक लेयर होता है, 2 लेयर जो होता है और 2 लेयर, उसको हम लोग सॉफ्ट मेम्ब्रेन कॉल्ड एरकोनाइड कहते हैं। एरकोनाइड इज फिल्ड विद CSF। एरकोनाइड जो है किस चीज़ से भरा रहता है, CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से भरा रहता है। और ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ वाइट एंड ग्रे मैटर। हमारा ब्रेन क्या है, किस चीज़ से बना है, वाइट एंड ग्रे मैटर से बना है हमारा ब्रेन। जगह जगह देखिएगा फ्रेंड्स, वाइट कलर रहता है कहीं और कहीं ग्रे कलर रहता है। विच मैटर इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद अ शीट नोन एज माइलिन शीट। ये किस चीज़ से कवर्ड रहता है, इसको क्यों हम लोग ग्रे और वाइट मैटर कहते हैं, बिकॉज ये किस चीज़ से कवर रहता है, माइलिन शीट से कवर रहता है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच इज हैज़ गिवन बिलो। साइकोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट के हिसाब से, उसके माइंड व्यू के हिसाब से द ब्रेन को कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हम लोगों का आ जाता है ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट और सबसे बहुत ही खास पार्ट सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। मिड ब्रेन में आ जाता है, मिड ब्रेन कहाँ सिचुएटेड है, सिचुएटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिड ब्रेन। फोर ब्रेन और हिड ब्रेन के बीच में मिड ब्रेन है। और हिड ब्रेन में क्या क्या आता है फ्रेंड्स, मेडुला, पॉन्स, सेरिबेलम एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ ब्रेन फ्रॉम द बैक। मतलब पीछे से स्टार्ट करते हैं, हिंड ब्रेन के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। बिकॉज फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ द अर्लीस्ट पास्ट टू डेवलप। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिंड ब्रेन इज मेडुला। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्ट्रक्चर हिंड ब्रेन का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकदम शुरू में जो आता है उसको हम लोग मेडुला कहते हैं। मेडुला कनेक्ट्स हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विथ स्पाइनल कॉर्ड। जो मतलब जैसे ब्रेन है सामने, उसके सबके नीचे का जो पार्ट्स होता है वो हम लोगों का मेडुला होता है। जो मेडुला होता है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड है, उससे कनेक्ट रहता है, उससे जुड़ा रहता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पोर्शन ऑफ रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन एंड इज कॉल्ड द विटल सेंटर ऑफ द ब्रेन। इसको ब्रेन के विटल सेंटर भी कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। ये अक्सर क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारा रेस्पिरेशन के लिए, हार्ट रेट कैसा चल रहा है, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, ये सब एक्टिविटीज़, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ जो ये सब होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन लीड टू इंस्टेंट डेथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अगर हमारा मेडुला का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, अगर वो बर्बाद हो जाता है, तो हम ब्रेन तो क्या हो सकता है, अचानक से ऑर्गेनिम्स, कोई भी ऑर्गेनिम्स का अचानक से डेथ हो सकता है। पॉन्स अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। अब मेडुला का काम खत्म हुआ, अब हम लोग पॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉन्स जो है, पॉन्स देखिए, ये पॉन्स जो है वो हिंड ब्रेन का
अगला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इज लोकेटेड अबव द मेडुला। ठीक जैसे यहाँ पर मेडुला जैसे ये खोपड़ी हुआ और यहाँ पर जो मेडुला हुआ ठीक इसके ऊपर क्या होता है, पॉन्स होता है। ठीक है, इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या क्या कंटेन्स करता है, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को। इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ फेस एंड हेड एंड सेंसेशन ऑफ टच, पेन एंड टेम्परेचर। मतलब ये क्या क्या रिसीव करता है, इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन को मतलब रिसीव करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, जैसे कोई किसी को है एक सेकेंड, किसी को कोई दर्द हो रहा है, कोई किसी को टच कर रहा है, पेन हो रहा है, टेम्परेचर लो या हाई हो रहा है, तो ये सेंस से हो रहा है, सेंस ऑर्गन काम कर रहा है, तो ये रिसीव करता है। ये सब चीज़ कौन रिसीव करता है, पॉन्स। It also regulates motor activities related to facial expression, muscular activities, eyeballs and jaw movements। ये और भी क्या, मोटर एक्टिविटीज़ को भी रिगुलेट्स करता है, जैसे फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, मस्कुलर एक्टिविटीज़ कैसे क्या कर रहा है, आई बॉल्स का, जॉ मूवमेंट्स का। बिसाइड इट ऑल्सो एक्ट एज अ कनेक्शन सेंटर बिटवीन हायर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। मतलब ये ऑल्सो क्या कनेक्शन किससे रहता है, क्योंकि ये पॉन्स मेडुला और हायर ब्रेन के बीच में रहता है, इसीलिए ये ब्रेन के बीच में रहता है, सेंटर कनेक्शन रहता है उसका मेन पार्ट्स का। अब हम लोग पढ़ते हैं सेरिबिलम। सेरिबिलम लोकेटेड एट द बैक ऑफ हिंड ब्रेन। सेरिबिलम कहाँ लोकेटेड रहता है, हिंड ब्रेन के ठीक पीछे रहता है। इज़ अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इट्स आउटर स्ट्रक्चर इज कम्पोज ऑफ ग्रे मैटर। इसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग ग्रे मैटर कहते हैं। जैसे ऐसे टाइप में रहता है फ्रेंड्स, ऐसे टाइप में रहता है, और ये सब जो है ये सब ग्रे मैटर है, ये सब ग्रे मैटर स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो ये वाइट है, ये वाइट इनर अंदर का वाइट मैटर हो गया। ठीक है, वाइट मैटर स्ट्रक्चर हो गया। इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर। इन अपीयरेंस इट रिजेंबल्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इट्स मेन फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेट मोटर एक्टिविटीज। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि मोटर एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करता है। जैसे मोटर एक्टिविटीज़ जो हम लोग का ऑर्गन्स काम करता है, जो ब्रेन पहले देगा मैसेज ऑर्गन्स को, वो ऑर्गन्स जो काम करेगा उसको हम लोग मोटर एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो इसका मेन काम रहता है कि मोटर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। डिस्ट्रक्शन ऑफ सेरिबेलम लीड्स टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एज फॉर एग्जांपल अ पर्सन कैन वॉक बट दिस गाइड वुड बी डिसऑर्गेनाइज्ड। मतलब अगर सेरिबेलम का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो क्या किस चीज़ की कमी हो जाती है, कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। मतलब उसमें ताल्लुक नहीं रह पाता है, रिलेशन अच्छे से कनेक्शन नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर कोई पीपल वॉक कर रहा है, लेकिन वो वॉक तो कर रहा है लेकिन वो सही से चल नहीं पाएगा, वो लड़खड़ाता हुआ चलेगा, तो उसका जो कनेक्शन है, जो कोऑर्डिनेशन है पॉ से चलने का, उसका स्पाइनल कॉर्ड से, वो सही से नहीं चल पाएगा, लड़खड़ाएगा। तो इसी के हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ सेरिबेलम। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन encompasses brain above the pons and acts as a bridge between forebrain and hindbrain। मिड ब्रेन को से काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। किसके बीच में, एक फोरब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में रहता है, ब्रिज की तरह काम करता है। इट हैज़ टू सब डिविजन कॉल्ड टेक्टम एंड टेगमेंटम। इसका दो पार्ट्स हैं, एक टेक्टम एंड दूसरा टेगमेंटम। Tegmentum has a pair of structure called superior colliculi। Tegmentum के भी दो पेयर होते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड सुपीरियर कॉलिकुली एंड इंफीरियर कॉलिकुली। ठीक है, जो सुपेरियर कॉलिकुली है इज रूफ एंड कंसर्न विथ विजुअल इंफॉर्मेशन। सुपेरियर कॉलिकुली क्या है, छत है,
किस बारे में कंसर्न करता है? विजुअल इंफॉर्मेशन के बारे में, मतलब जो चीज़ आंखें देख सकती हैं, जो चीज़ देखा जा सके उसके बारे में वो कंसर्न करता है. वाइल इंफीरियर कोलिकुली इज ऑन द फ्लोर एंड डील्स विथ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन. और जबकि इंफीरियर कोलिकुली वो फ्लोर है, वो किसके बारे में डील करता है? ऑडिटोरी इंफॉर्मेशन के बारे में डील करता है. ठीक है. अब टैगमेंटम लाइज बिलो टेक्टम. टैगमेंटम जो है वो टेक्टम के नीचे लाइज करता है. इट हैज सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर लाइक रोस्टर, एंड ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड न्यूक्ली कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ आई मूवमेंट. इसका काम क्या रहता है कि कैसे रेटिकुलर का एंड को फॉर्मेशन करना है, न्यूक्लियर की कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ ऑफ आई मूवमेंट, आई का मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब एक्टिविटीज़ ये सब काम करता है. सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम लोअर पार्ट्स टू हायर पार्ट्स of brain and motor impulses from higher parts to lower parts of brain pass through it. तो सेंसरी इम्पल्स जो है लोअर पार्ट से हायर पार्ट्स का ब्रेन तक जाता है, और मोटर इम्पल्सेस हायर पार्ट से लोअर पार्ट्स का ब्रेन तक पास होके जाएगा. मतलब फ्रेंड्स, जो सेंसरी इम्पल्स है लोअर पार्ट्स से, मतलब पहले कहाँ जाएगा? अगर सपोज डैट आप सेंसरी, मतलब आपको चूटी काटी, ठीक है, तो चूटी जो काटेगी आपको, तो आपका ये सबसे पहले लोअर पार्ट्स में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड्स में जाएगा. स्पाइनल कॉर्ड से लोअर पार्ट्स से होते हुए आपका ब्रेन के हाई पार्ट्स में जाएगा. तो हम ब्रेन क्या करता है? ब्रेन अब उसको हायर पार्ट्स से कहाँ भेजता है? लोअर पार्ट्स में भेजता है. फिर वो भेजेगा लोअर पार्ट्स को, और लोअर पार्ट्स क्या करेगा? ऑर्गन को कहेगा कि तुम हरकत करो और चूटी को मारो. तो ब्रेन क्या किया? ब्रेन हायर पार्ट से लोअर पार्ट्स में मैसेज ट्रांसफ़र किया, और सेंसरी इम्पल्स क्या किया? लोअर पार्ट से हायर पार्ट्स मतलब ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया. स्टार्टिंग फ्रॉम मेडुला इन द हेड ब्रेन. बताया ना कहाँ से स्टार्ट होता है? हिंड ब्रेन के मेडुला से स्टार्ट होता है. एंड एक्सटेंडिंग टू मिड ब्रेन एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर्थ ब्रेन. और कहाँ तक फैलता है, कहाँ तक मैसेज जाता है? पहले तो हिंड ब्रेन के मेडुला से मैसेज स्टार्ट होगा, और एक्सटेंड कहाँ होगा? मिड ब्रेन एंड हाइपोथैलेमस और मिड ब्रेन का फोर ब्रेन से मैसेज ट्रांसफर होगा. अ नेट ऑफ फाइबर्स पास बाय एंड इट्स कॉल्ड रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन. ठीक है. तो ये एकदम जाल, फाइबर्स का जाल बना रहता है वहाँ पर, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं. सिंस दिस स्ट्रक्चर रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ स्लीप, अराउजल एंड अटेंशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम. ये स्ट्रक्चर जो हम बताएं, ये सब किसको कंट्रोल करता है? स्लीप को, अराउजल को, अटेंशन को, कब मतलब सोना है, कब उठना है, किस पर हम लोग अटेंशन देते हैं, किस बात पर अटेंशन देते हैं, ये सब चीज़ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. इसको हम लोग रेटिकुलर एक्टिवेटिक सिस्टम भी कहते हैं. इट हैज़ टू सब सिस्टम्स. इसके दो तरीके होते हैं, दो प्रकार के होते हैं. एक असेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम एंड सेकेंड डिसेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम. तो हमारा असेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम क्या होता है? असेंडिंग सिस्टम सेंड सेंसरी इम्पल्स टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वाइल असेंडिंग सिस्टम क्या करता है? सेंसरी इम्पल्स को क्या करता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक सेंड करता है. असेंडिंग सिस्टम सेंसरी इम्पल्स क्या करेगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सेंड करेगा. जबकि डिसेंडिंग सिस्टम रिसीव मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन. जबकि डिसेंडिंग सिस्टम क्या करेगा? ब्रेन से मोटर इम्पल्स को रिसीव करता है एंड सेंड देम टू स्पाइनल कॉर्ड. फिर डिसेंडिंग सिस्टम क्या करेगा? ब्रेन से मोटर इम्पल्स को रिसीव करेगा और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा देगा. इतना समझ में आया? Destruction of the system sends an animal into sleep and may even into coma. मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस सिस्टम, अगर ये सिस्टम ख़राब हो जाए, मतलब रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम जो है बर्बाद हो जाएगा, अगर इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो लोग
एक एनिमल की तरह, एनिमल क्या करेंगे उसमें, एनिमल जो रहते हैं वो सो जाते हैं या फिर कोमा में चले जाते हैं हमेशा के लिए। इट एक्ट्स एज फिल्टर, एज फॉर एग्जाम्पल, ये किस तरह से एक्ट करता है, फिल्टर की तरह एक्ट करता है। जैसे व्हेन वी आर कंसंट्रेटिंग as on some tasks we receive no other sensation except ones on which we are focused। अगर हम लोग कोई चीज़ पर कंसर्न करते हैं, कोई टास्क पर, तो हम लोग सिर्फ उसी चीज़ को रिसीव करते हैं सेंसन से, उसी पर सिर्फ तवज्जो देते हैं और बाकी कोई चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं। इसी तरह से ये भी काम करता है रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। इट हैपन्स बिकॉज reticular activity system filter away all other sensation and do not allow them to reach the brain। इसी तरह से रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम भी काम करता है। ये और कोई भी मतलब सेंस जो सेंसरी इम्पल्स, और कोई भी जो सेंसरी इम्पल्स जाता है ब्रेन तक या कहीं स्पाइनल कॉर्ड तक, वो सिर्फ उसी चीज़ को भेजता है वहाँ पर जो वहाँ पर जाने की ज़रूरत होती है, जो सेंसरी इम्पल्स को जाने की ज़रूरत हो, और सारे इम्पल्सेस को फ़िल्टर कर देता है। सिर्फ किसको भेजता है, फ़िल्टर करके सिर्फ सेंसरी इम्पल्स को वहाँ तक भेज देगा, बाकी सारे सब चीज़ को ब्रेन तक पहुँचने नहीं देता है। उम्मीद है ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। Forebrain, this portion of brain regulates and controls all higher and complex activities of human beings, example thinking, reasoning, memory, etc। अब हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे, फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ब्रेन का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये किसको, हायर एंड कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ है जो ब्रेन को कंट्रोल में रखता है, ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करता है। जैसे कि किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी में, थिंकिंग को, रीजनिंग को, मेमोरी को, याददाश्त को कंट्रोल में रखता है। न्यूरो साइंटिस्ट डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। न्यूरो साइंटिस्ट जो है इसको फोर ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक है टेलिसेफेलॉन एंड दूसरा है डाइनसेफेलॉन। ठीक है। टेलिसेफेलॉन इंक्लूड्स सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लिम्बिक सिस्टम एंड बेसल गैंग्लिया। टेलिसेफेलॉन इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड्स करता है, ये सारे नाम्स को जो पढ़ाएं अभी इंक्लूड्स करता है। और डाइसेफेलॉन इंक्लूड्स थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इसको इंक्लूड्स करता है। द साइकोलॉजिस्ट हैव पेड मच अटेंशन ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय दिस पार्ट्स। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देते हैं किस पर, थैलेमस और हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर के स्ट्रक्चर पर, उसके फंक्शन पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ह्यूमन ब्रेन का। क्योंकि इसी पार्ट से हम लोग की थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं, रीजनिंग को, मेमोरी को कंट्रोल करते हैं, इसलिए साइकोलॉजिस्ट इस पार्ट्स पर बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देते हैं। because almost all the activities are controlled and regulated by this parts, because सारे एक्टिविटीज़ और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ क्या है, इसके ज़रिया ही कंट्रोल कर पाते हैं, इसके पार्ट से ही कंट्रोल होते हैं। थैलेमस is an oval shaped structure located right above the midbrain and between the 2 hemisphere। कहाँ थैलेमस, थैलेमस को बोल रहा है ओवल शेप का होता है स्ट्रक्चर में। कहाँ लोकेटेड है ये, मिड ब्रेन और 2 हेमिस्फीयर के बीच में। जैसे 2 हेमिस्फीयर ऐसे हो गया ना, ये 2 हेमिस्फीयर के ठीक बीच में इस तरीके से थैलेमस लोकेटेड है। ठीक है।
Thalamus contains three types of sensory nuclei which receive sensory impulses relating the vision, hearing, pain, temperature, taste and smell. थैलेमस क्या करता है? थ्री टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूक्लियर को कंटेंस करता है और जो क्या क्या रिसीव करता है? सेंसरी इम्पल्सेस रिलेटिंग टू किस सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करेगा थैलेमस. कैसे क्या क्या एग्जाम्पल? विजन, देखने का, सुनने का काम, अगर किसी को कुछ पेन हो रहा है, या टेम्परेचर, टेस्ट, स्मेल, ये सब को क्या करता है? सेंसरी इम्पल्सेस रिसीव करता है. थैलेमस रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स एंड सेंड देम टू एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रम. और कहाँ सेंड करता है? वो सबको रिसीव करके सेरिब्रम के खास जगह पर, पार्ट्स पर सेंड कर देता है जहाँ ज़रूरत हो. अनदर टाइप ऑफ न्यूक्ली रिसीव नर्व इम्पल्सेस. दूसरा टाइप ऑफ न्यूक्ली जो है क्या रिसीव करता है? नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेरिबेलम. क्या करता है? सेरिबेलम से वो रिसीव करता है नर्व इम्पल्सेस, ब्रेन स्टेम एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन. ये सब इम्पल्स नर्व इम्पल्स रिसीव करेगा. कहाँ सेंड करेगा? सेरिबेलम के पास सेंड कर देता है. थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्ली रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम विद इन द थैलेमस. जो थर्ड टाइप का न्यूक्ली है वो क्या करता है? रिसीव इम्पल्सेस रिसीव करता है थैलेमस से. और कहाँ सेंड कर देता है? सेरिबेलम के पास. मतलब थैलेमस थ्री टाइप्स का न्यूक्लियर पाया जाता है. मतलब उसका न्यूक्लियर मतलब टाइप कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स को हम लोग न्यूक्लियर कहते हैं. तो ये थ्री जो न्यूक्लियर है अलग अलग, वो आपको इसके बारे में बताएं, समझ में आया होगा. आइए नेक्स्ट जानते हैं. अब पढ़ेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर लोकेटेड बिलो द थैलेमस. ठीक, थैलेमस के नीचे होता है जो छोटा सा स्ट्रक्चर में है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंक्शंस टू रेगुलेट एंड कंट्रोल. ये बहुत ही खास टॉपिक है. कंट्रोल करता है, फंक्शन करता है. बायोलॉजिकल मोटिव्स ऑफ हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स. ये भूख, प्यास और सेक्स के वो बायोलॉजिकल मामला में लेकर कंट्रोल करता है, फंक्शन करता है. It also controls and regulates homeostatic mechanism of our body, as for example, when we feel hot, it causes us to sweat, thereby reducing our body temperature, and when we feel cold, it causes us to shiver, thereby raising our body temperature. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग गर्मी महसूस करते हैं तो हम लोगों को पसीना आने लगता है और हम लोग ठंडे पानी की चाहत करने लगते हैं. अगर ठंडा महसूस करेंगे तो हमारा बदन में शिवर होने लगेगा और हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है. तो हाइपोथैलेमस ऑल्सो रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. तो हाइपोथैलेमस क्या चीज़ को रेगुलेट करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, जो वो सिस्टम जो खुद ब खुद होने लगता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड से रेगुलेट्स करता है ये सारी एक्टिविटीज़. It regulates the functioning of pituitary gland which affects the functioning of all other glands. और ये pituitary gland के फंक्शन को भी रेगुलेट्स करता है और अदर ग्लैंड्स को भी अफेक्ट करता है. Hypothalamus plays an important role in the regulation and controls of emotions like anger, fear and aggression. Hypothalamus बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्लेस करता है किस मामले में? इमोशंस. हमने जैसे गुस्सा, एंगर हो गए, कोई चीज़ देखकर डर गए, ये सारे चीज़ के बारे में लेकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपोथैलेमस. बसल गैंग्लिया इंक्लूड कॉर्डेट न्यूक्ली, putamen, globus pallidus and some part of amygdala. It plays an important role in motor control. Destruction of this portion may lead to Parkinson disease. अगर ये मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाए इसका तो पार्किंसन डिसीज़ हो सकती है किसी को. Limbic system has 5 main parts: olfactive bulb, septal area, hippocampus, amygdala, and cingulate gyrus.
Olfactory bulb receives smell sensation, septal area, cingulated gyrus and amygdala play important role in the regulation of the sympathetic. ये सब पढ़ लीजिएगा फ्रेंड, रीड कर लीजिएगा, सारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको आगे पढ़ाती हूँ। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम जो है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर्स बाय द लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ये जो है सेरिब्रम ब्रेन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है, और ये 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग हेमिस्फीयर कहते हैं। और कैसे डिवाइड किया गया है? लॉन्गिट्यूडिनल शेप में, ऐसे समझ लीजिए ये सेरिब्रम है, ये ऐसे लॉन्गिट्यूडल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये हेमिस्फीयर और ये भी हेमिस्फीयर, और ये सब मिला के दोनों सेरिब्रम। बोथ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर आर कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, वो दोनों ये लेफ्ट एंड वाइट जो है हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के ग्रे मैटर से मिलकर बनाता है। इन लाइमैन्स लैंग्वेज इट इज सेड दैट लार्जर द ग्रे मैटर द मोर इंटेलिजेंट अ पर्सन विल बी। कहा जाता है लाइमैन्स लैंग्वेज में, अगर जिस भी बंदे के पास ग्रे मैटर ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। द 2 हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड थ्रू कॉर्पस कॉलोजम। जो ये 2 मैटर है ये किस चीज़ से कनेक्ट रहता है? बीच में कॉर्पस कॉलोजम रहता है। अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, जो नर्व फाइबर्स मतलब नर्व फाइबर का बंडल रहता है। ईच हेमिस्फीयर हैज़ 2 deep fissures known as fissure of Rolando and central sulcus or lateral fissure. These fissures together divided each hemisphere into 4 parts or lobes. फ्रंटल लोब मतलब बताएं, ये जो दोनों हेमिस्फीयर में जो फ्यूसर्स होते हैं हेमिस्फीयर वो भी 4 पार्ट्स में और लोब्स में डिवाइड किए गए हैं। वो लोब्स कौन कौन से आइए देखते हैं। फ्रंटल लोब इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल सर्कस and above the lateral fissures. It plays important role in motor activities and higher mental processes. It has 2 motor cortex, Broca's area and frontal association area. ये सब है फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। ये 4 लोब हैं हेमिस्फीयर में जो डिवाइड किए गए हैं। इजी लैंग्वेज में इसको पढ़ लीजिएगा। ये होमवर्क आपको देते हैं, प्लीज़ ये होमवर्क कीजिएगा, तभी समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। व्हाट इज़ सेरेब्रम, क्या होता है, ये आपको अच्छे से बनाएं। सेरिब्रम क्या होता है? ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। अच्छे से पढ़ाएं दोस्तों। इसका आंसर ज़रूर करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीन एंड वाई। वेयर इज ब्रेन द लोकेटेड, ब्रेन कहाँ लोकेटेड है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पैरिटल लोब, पैरिटल लोब का काम क्या है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। द comprises of all those neurons which lie outside the brain and spinal cord and connect these two with effectors and glands. It is divided into 2 parts, somatic and autonomic nervous system. ठीक है, ये इस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाहर रहता है, बाहर रहता है स्पाइनल कॉर्ड एंड कनेक्ट दिस टू, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इट इज़ प्राइमरी रिलेटेड टू वॉलेंट्री एक्टिविटीज़। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड्स इम्पल्सेस टू वॉलेंट्री मसल्स थ्रू सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बोल रहा है ये वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ का प्राइमरी रिलेटेड करता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोगों का है ये क्या करता है?
मैसेज सेंड्स करता है इम्पल्स टू वॉलेंट्री मसल्स को किसके ज़रिया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हमारा वॉलेंट्री मसल्स इम्पल्स किसको सेंड करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। Cranial nerves originate from the bony skull and are found in pairs of 12 nerves. They are motor, sensory and association nerves. Cranial nerve भी bony skull से originate करता है। इसके जो ये pair of 12 nerves के pair होते हैं। Spinal nerves originate at regular intervals from the spinal cord and they are in 31 pairs and are divided into 5 parts. Spinal nerve जो है स्पाइनल कॉर्ड से ऑरिजिनेट होते हैं, ये 31 पेयर्स में होते हैं। इसको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा अच्छे से कि 5 टाइप्स इसका, ये सब 5 टॉल्स, सर्विसल, थोरैक, लुम्बर्स, सैक्रल, कॉसिजल, ये कितना नंबर में है, उसका पोजीशन कहाँ कहाँ है, ये नेक में पाया जाता है, ये थोरैसिस चेस्ट में, लुम्बर वेस्ट में, एंड ऑफ द स्पाइनल कॉलम। समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दिस इज़ रैदर इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इट इज़ comprised of those neurons or nerve cells which regulate and control involuntary muscles, gland like kidneys, cardiac muscles, endocrine etc. ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। मतलब इनवॉलंटरी मतलब जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो खुद ब खुद काम करता है। किडनीज़ के जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इस चीज़ को ही कंट्रोल करता है। ऑल्दो कनेक्टेड विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट एक्ट्स इन एन इंडिपेंडेंट मैनर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। Sympathetic nervous system is located in the thoracic and lumbar region of spinal cord and is therefore known as thoracic lumbar system. Sympathetic nervous system कहाँ लोकेटेड रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के थोरेसिस एंड लंबर रीजन में लोकेटेड रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेसिस लंबर सिस्टम कहते हैं। इट एक्ट्स इन इंटीग्रेटेड मैनर, इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। व्हेन फेस्ड विद डेंजर इट एक्टिवेट्स adrenal gland and pancreas, thereby increasing the quantity of blood sugar in blood. Also increases the rate of metabolism. All these changes in the body given as extra energy to meet the emergency situation. Sympathetic system क्या करता है, क्या हमारे बॉडी को किस लिए प्रिपेयर करता है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। अगर हम लोग कोई डेंजर चीज़ को फेस करते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है और इसमें हमारे ब्लड में ज़्यादा खून के मात्रा को बढ़ाने लगता है, ब्लड शुगर को क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने लगता है और मेटाबॉलिज्म का रेट को भी इंक्रीज़ करता है। और इस ऑल दिस चेंजेस इन द ब्लड बॉडी गिवन एज एक्स्ट्रा एनर्जी, और क्या करता है, बॉडीज़ में चेंजेस आता है और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। Parasympathetic system is located in the cranial and sacral region of the spinal cord, hence called craniosacral system. It functions to restore our bodily process to normalcy. In other words, it is the opposite of sympathetic system. It lowers metabolic rate, heartbeat, and quantity of blood sugar in the blood. Although the two systems are antagonistic, they tend to act in coordinate manner. Example, in situation of fear or anger, adrenal gland, pancreas are activated by the sympathetic system to generate more energy. The parasympathetic system suspends digestive activity and other functional systems so that energy freed from this is available for use to meet the
इमरजेंसी सिचुएशन। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये ठीक ये ठीक किसका अपोजिट है फ्रेंड्स? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट है। जिस तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्लड शुगर, हार्ट बीट, ये सारे चीज़ इंक्रीज़ होने लगते हैं, तो इसमें डिक्रीज़ होने लगते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये बॉडी को फिर से नॉर्मलसी में लाने के लिए कंट्रोल करता है, फंक्शन करता है। जिस तरह ये सारे काम इसमें होते हैं। ये ट्रू फॉल्स है, इसको भी कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, अच्छे से देख लीजिए। अब पढ़ते हैं रोल ऑफ endocrine glands. Endocrine glands are a group of glands that release their chemical substance known as hormones directly in blood stream. इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स के ग्रुप को कहते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं? केमिकल सब्सटेंस, मतलब हार्मोन्स। देखिए ये पिक्चर अच्छे से देखें, इंडोक्राइन ग्लैंड का पिक्चर है। Role of various endocrine glands in our body have been described in following table. Major endocrine glands. टेबल से डिस्क्राइब कर रहा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स का कहाँ से, जैसे ये एक सेकेंड, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हुआ, जैसे हाइपोथैलेमस है, इस हार्मोन रिलीज कहाँ से ये रिलीज होता है? हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, इसका टारगेट टिश्यू ऑर्गन, मतलब इसका ऑर्गन टारगेट कहाँ है, कहाँ से ये मतलब निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के एंटीरियर से। और मेजर फंक्शन ऑफ हार्मोन, इस हार्मोन का मेजर सबसे बड़ा काम क्या है? रेगुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। क्या चीज़ को रेगुलेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को। जैसे कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी कहाँ से होता है? एडीएस से हार्मोन रिलीज होता है। इसका मेन ऑर्गन क्या है? किडनीज को करता है। मेन का फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट्स वाटर रेस्पिरेशन बाय किडनी। ठीक है, इसी तरह से 1 by 1 अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से ये देखें अच्छे से। यहाँ पर पिक्चर में आप लोग एक एक बार पढ़ लीजिएगा, खुद से रिवीजन कर लीजिएगा कि कौन कौन क्या काम करता है, कौन सा ग्लैंड का काम क्या है। ये पैंक्रीज इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। टेस्टेड्स, ओवेरीज, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, बस ओवरऑल बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। Now let us sum up this unit. We started this unit with the discussion on neuron, specialized cells responsible for transmitting nerve impulses. We discussed the structure of neurons and its classification based on function and structure. We also briefly talked about nerve impulses, phenomenon of transmitting signal from nerve to another. Then we moved on to discussing central nervous system and its division in length. Lastly, role of various endocrine glands were covered in this unit. तो हम लोगों ने शुरुआत किया था इम्पल्स के बारे में पढ़ना, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना, नर्व इम्पल्स की क्लासिफिकेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े। नर्व इम्पल्स पर इसके ट्रांसमिटिंग किस तरह से न्यूरॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। फिर हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके डिवीज़न, उसके लेंथ के बारे में पढ़ा। फिर लास्ट में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा कि इसका फंक्शन क्या है, कितने पार्ट्स में वो बटा हुआ है। तो हमारा ये यूनिट 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। जो आपको होमवर्क दी हूँ क्वेश्चन आंसर, प्लीज़ इसको कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।